हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक। इंटीग्रेटेड एडु सिस्टम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अहमदनगर को अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये डिसीजन अहिल्याबाई होलकर के 298वीं जयंती के अवसर पर लिया गया। यहाँ पर हम इससे संबंधित न्यूज को देखेंगे और जानेंगे अहमदनगर के बारे में। साथ ही ये जानेंगे कि अहमदनगर का नाम अहमदनगर क्यों पड़ा, अहिल्याबाई होलकर कौन थी, हमारे इतिहास में इनका क्या विशेष योगदान है, खासकर मंदिर निर्माण को लेकर इनके विशेष योगदान के बारे में जानेंगे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक में इस बात को मेंशन भी किया गया है। आज का हमारा ये पूरा डिस्कशन हमारे जीएस पेपर फर्स्ट के कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज और आर्ट एंड कल्चर टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित होगा। हम इस पूरे डिस्कशन को अपने जीएस पेपर फर्स्ट से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला स्लाइड न्यूज से संबंधित है, हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि अहमदनगर अभी अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। ये एकनाथ शिंदे जी हैं और जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम हैं। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नाम के बदलाव को लेकर, नाम को चेंजिंग के लेकर, नगरों के नाम को चेंजिंग को लेकर ये तीसरा डिसीजन है। इसके पहले अहमदनगर के पहले औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदला जा चुका है। औरंगाबाद को अभी हम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं और उस्मानाबाद को हम धाराशिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा हमारा नाम चेंजिंग को लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तीसरा अटेम्प्ट है, जिसको हम अहमदनगर को अहिल्या नगर के नाम से जानेंगे। ये रहा हमारे न्यूज के बारे में। अब हम देखते हैं अहमदनगर के बारे में, इसके कुछ ज्योग्राफी से संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, जो वो उस फैक्ट्स को देखेंगे जो एग्जाम्स को लेके इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो अहमदनगर महाराष्ट्र का मध्य पश्चिमी क्षेत्र का एक जिला है। ठीक है, जहाँ यहाँ मैप के माध्यम से इसको हम देख सकते हैं। यहाँ से भारत की दो इम्पॉर्टेंट नदी, जिसको हम गोदावरी और भीमा के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि इसे लीडर इन द कोऑपरेटिव सेक्टर के रूप में भी इंडिकेट किया जाता है अहमदनगर को। ये रही हमारे ज्योग्राफी से संबंधित फैक्ट के बारे में। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बाद अब हम इसके ऐतिहासिक जानकारी को देखते हैं कि क्या है इसका इतिहास, अहमदनगर के पीछे का क्या इतिहास रहा है, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक इसके क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में देखें तो अहमदनगर का जो ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राचीन काल से ही मिलती है। मौर्य शासक सम्राट अशोक के टाइम पीरियड से ही अहमदनगर के बारे में हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, 240 बीसी से ही अहमदनगर का इतिहास है। ठीक है, धीरे धीरे जब हम मिडवल हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, मतलब मध्य काल की तरफ बढ़ते हैं, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी, वेस्टर्न चालुक्य से संबंधित इस क्षेत्र में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का भी शासन रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ चेंजिंग होता है ना। होता क्या है कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड होता है, वहाँ तक आते आते काफ़ी डिस्टर्बेंस हो चुका हुआ होता है, और फिर दिल्ली का जो शासन होता है, उसका पहुँच दक्कन फील्ड में बहुत ही कमज़ोर हो जाता है ना। जो शासक होता है उसका सीधा पकड़ नहीं हो पाता है दक्कन क्षेत्र पे। तो इस मौके का लाभ उठाते हुए अफगान सोल्जर था एक, अलादीन हसन गंगू, है ना। अलादीन हसन गंगू इस मौके का लाभ उठाता है और फिर दक्कन क्षेत्र में एक बहमनी किंगडम, है ना, स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये बहमनी किंगडम इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर आगे चल के यही बहमनी किंगडम क्या है, वो 5 इंडिपेंडेंट किंगडम में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम निजाम शाह, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 5 किंगडम यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं इसके आगे का इतिहास क्या रहा कि अहमदनगर का नाम क्यों अहमदनगर पड़ा। ठीक है, पहले तो ये निजाम शाही या फिर बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अहमदनगर का नाम अहमदनगर क्यों पड़ा। समय के साथ होता क्या है कि
1486 1486 में मलिक अहमद निजाम शाह बहमनी साम्राज्य का पीएम बनता है। ठीक है, तो धीरे धीरे होता क्या है कि पीएम और बहमनी साम्राज्य का जो किंग होता है उसके बीच में अनबन होती है, सत्ता को लेकर अनबन होती है, सत्ता का लालसा होता है कि कौन इस पे सर्वशक्तिमान होगा। तो फिर इस मुद्दे को लेकर इन दोनों के बीच में वार हो जाता है और ये वार होता है मई 1490 में। ठीक है, और जो ये मलिक अहमद निजाम शाह होता है वे इस बहमनी साम्राज्य को हराने में सफल भी होता है और फिर जिस प्लेस पे ये बहमनी साम्राज्य की सत्ता को पराजित करता है उसी प्लेस का नाम फिर पड़ जाता है क्या, अहमदनगर। ठीक है, ये इसके नाम से भी लिंक है। ठीक है, तो फिर हम ये देखें कि अहमदनगर का नाम अहमदनगर क्यों पड़ा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में। अहिल्याबाई होलकर का जीवनी क्या रहा, क्या इनका ऐतिहासिक योगदान रहा। ठीक है, ये एक सामान्य परिवार से थी, फिर इनका एक शासन सत्ता में या फिर राजशाही घराने में इनका एंट्री कैसे हुआ, इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर के पिता जो कि पहले ही बता चुके एक ग्राम प्रधान थे। ठीक है, वो इनके शिक्षा पे विशेष ध्यान देते थे, जो कि उस टाइम पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं था कि महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान देना, लेकिन वो इनकी शिक्षा इनको शिक्षा के लिए विशेष प्रेरित किया और काफ़ी सहयोग भी किया कि ये आगे चल के शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, तो इसका ही एक एग्जाम्पल सामने आता है। एक कहानी विदित है कि जब अहिल्याबाई होलकर 8 साल की थी तो वो चोंदी गांव में ही एक किसी मंदिर में पूजा कर रही थी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि पेशवा बाजीराव का एक सैन्य कमांडर था, है ना, पेशवा बाजीराव का एक सैन्य कमांडर है जिसका नाम था मल्हार राव होलकर। वो वहाँ से गुजरता है और उनको इस एक्टिविटी को करते हुए देखता है अहिल्याबाई होलकर को और उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड भी होता है। ठीक है, फिर इनसे इम्प्रेस्ड होता है और फिर ये डिसीजन लेता है कि हम इस कन्या का मतलब अहिल्याबाई होलकर का विवाह अपने पुत्र यानी कि खंडे राव से करेंगे। ठीक है, और फाइनली होता भी है। यहाँ तक सब ठीक ठाक हुआ, इनका प्रवेश एक सामान्य परिवार से राजघराने में हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ कहानी में ट्विस्ट आता है। होता क्या है कि आगे चल के एक बैटल होता है, बैटल ऑफ कुंभेर। ठीक है, जो भरतपुर के अगेंस्ट में होता है ये बैटल, जिसमें खंडे राव की डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ से सिचुएशन क्रिटिकल होता हुआ चला जाता है। इनके डेथ के बाद शासन सत्ता का सारा बैकडोर इनके फादर इन लॉ मतलब ससुर जी और अहिल्याबाई होलकर जी के कंधे पे आ जाता है। ठीक है, हालांकि अहिल्याबाई होलकर इसको बखूबी निभाती हैं और अपने ससुर जी यानी कि मल्हार राव होलकर के निर्देशन में वो मालवा के क्षेत्र पे काफ़ी अच्छे से शासन सत्ता को संभालते हैं और उनके शासन में काफ़ी सुख शांति थी और काफ़ी विकास भी हुआ। ठीक है, लेकिन ये दौर भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सका, कुछ ही टाइम में उनके ससुर जी का भी डेथ हो गया। ठीक है, तो फाइनली अहिल्याबाई होलकर जी ने ये डिसीजन लिया कि वो अपने जो उनका शासित क्षेत्र था वो पेशवा को सौंप दी। ठीक है, और फिर यहाँ से उनके शासन सत्ता का जो सफ़र होता है शासन करने का वो समाप्त होता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इनका हमारे इतिहास में, इनका क्या योगदान रहा है। खासकर हम पीस और स्टेबिलिटी देखेंगे मालवा में। जब मैंने पहले भी बताया कि इनके शासन काल में मालवा के क्षेत्र में काफ़ी सुख शांति थी, लोग उसी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, और एक विशेष बात है इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने एक महेश्वर नाम के जगह को इस्टेब्लिश किया था। एक महेश्वर शहर था जिसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। वो एक हॉट स्पॉट था किसका, लिटरेसी, म्यूजिकल, आर्किटेक्ट एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। वहाँ पे आपको शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और औद्योगिक सेंटर के रूप में एक हब था वो, है ना। उस जगह पे उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी डेवलप किया था। तो इस हिसाब से उन्होंने जो महेश्वर जगह था उसको किस हिसाब से डेवलप किया था उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो उनका अप्रोच काफ़ी पॉजिटिव था उस टाइम पे ही, है ना। और इनका जो विशेष योगदान है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी मेंशन किया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, टेम्पल बिल्डिंग को लेके, है ना।
टेम्पल बिल्डिंग को लेके, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि गंगोत्री से लेके रामेश्वरम और फिर द्वारका से गया, ठीक है, गंगोत्री से रामेश्वरम, द्वारका से गया तक जितने भी मंदिर के कंस्ट्रक्शन हुए हैं सब में इनका विशेष योगदान रहा है। एग्जाम्पल में हम 1780 में अपने वाराणसी के काशी विश्वनाथ टेम्पल को भी देख सकते हैं, ठीक है, और सोमनाथ टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन को भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम जानेंगे कि इनका क्या योगदान है पीस को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, महेश्वर सिटी को लेके, ठीक है, और टेम्पल बिल्डिंग को लेके जो कि विशेष रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल इनके बारे में ये डिस्कशन हुआ। आप इस पूरे डिस्कशन को आप अपने जीएस पेपर फर्स्ट से लिंक कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। हाँ, एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए है, इंटीग्रेटेड एडु सिस्टम में एडमिशन ओपन हो चुका है और जीएस फाउंडेशन कोर्स 2024, 25 और 26 के लिए। यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी कोर्स है जो कि आनंद सर द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस के पेपर 5th एंड 6th का भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है और बीपीएससी से संबंधित बीपीएससी 69 का टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी का इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। और हाँ, एक बात और कि हमारा सभी कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप ऑनलाइन के इच्छुक हैं या फिर ऑफलाइन के इच्छुक हैं तो भी आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।